Jai Shri Swaminarayan. SSTM School CBSE runs by Shri Sahajanand Gurukul Mankwa heartily welcomes you all to this online education. Students, before we start it, as I told you in my every video, just keep your notebook, your pen, pencil, textbook, everything with you, okay? And what I will write on this board, you will have to write it in your notebook. Okay, so let's start. Today we are going to learn about 8th standard SST Geography Chapter 2 Land, Soil, Water, Natural Vegetations and the Wildlife Resources. Okay, so in our previous video we have learned about land, soil. Okay, there is a uses of land, conservation, okay, uses of soil, the formation of soil and also conservation of soil. Also we learned about some methods by which we can conserve the land, the soil. Okay, now let's see about water. So students, as we know that water is a very essential for the living beings, right? जैसे कि हम सब जानते हैं कि वाटर जो है वो हम सब लिविंग बींग्स के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ओके? और हमारी जो अर्थ है उसका 3/4 पार्ट पूरा वाटर से कवर्ड है. The Earth's 3/4 part is covered by water. So it is called the unique planet, water planet. Okay, इसीलिए जब स्पेस में से अर्थ की फोटो ली जाती है so it becomes blue. Okay, तो इसीलिए अर्थ को एक ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है. नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि हम देखें कि वाटर, तो हमें पता है कि 3/4 पार्ट उसका वाटर से कवर्ड है, लेकिन उसमें से काफ़ी ज़्यादा हिस्सा वो ओशंस वाटर का है, सी वाटर का है, जो कि ह्यूमन कंजप्शंस के लिए नहीं है. ओके, हमें कैसा चाहिए? प्योर वाटर, फ्रेश वाटर चाहिए जो कि हम कंजर्व कर पाए, पी सके, यूज़ कर सके उसका. और जो फ्रेश वाटर है वो 2.7% है और उसमें से भी सिर्फ 1% वाटर ही हमारे लिए अवेलेबल है, फ्रेश वाटर. जबकि बाकी का जो वाटर है 2.7 में से वो क्या है? आइस की शीट्स हैं, ओके, या फिर आइस बना हुआ है, तो उसको हम कंजर्व नहीं कर सकते. तो ये जो फ्रेश वाटर है वो ही एक ऐसा पार्ट है वाटर का जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और हमें यही चाहिए. कुछ ऐसी मेथड्स हैं जैसे जिसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं. ओके, आई होप यू नो द वाटर साइकिल, है ना? व्हाट इज वाटर साइकिल? यस, वेरी गुड. ड्यू टू सन्स हीट द ओशन or water bodies, water was turned into the water vapor. It goes up and then comes again as a rain and we got the water, means fresh water. So this is the water cycle. Okay, तो कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम
जो वाटर है उसको सेव कर सकें, जैसे कि रेन वाटर है, ग्राउंड वाटर, ओके, उसको हम सेव कर सकते हैं। देन आफ्टर जो डिफॉरेस्टेशंस हैं उनको रोक सकते हैं, ओके, ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट कर सकते हैं। देन आफ्टर जो ये एक रिन्यूएबल सोर्स है, ओके, जिसमें हम ना ही उसको बढ़ा सकते हैं और ना ही उसको कम कर सकते हैं, ओके। तो कुछ कुछ ऐसी हम मेथड्स टेक्निक्स यूज़ करके जो वाटर है उसको अच्छे से सेव कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वाटर है तो वो हमें ज़रूरी क्यों है? फॉर व्हाट? फॉर व्हाट इट इज़ एसेंशियल? जैसे कि हम देखें कि एग्रीकल्चर के लिए, ओके, इंडस्ट्रीज के लिए, कंस्ट्रक्शंस के लिए, देन आफ्टर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसके लिए, तो ऐसे बहुत सारे, देन आफ्टर लिविंग बींग्स, ओके, एज अ ड्रिंकिंग वाटर, तो ऐसी बहुत सारी हमारी ज़रूरतें हैं जिसके लिए हमें वाटर एसेंशियल है। नाउ स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, तो ऐसी काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पे ये जो वाटर है वो इजीली अवेलेबल नहीं होता है। सी, जैसे कि अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, then northwest Mexico, parts of America and entire Australia. These are the world's some parts that facing shortage in fresh water supply. Countries located in climatic zone most susceptible to droughts face great problems of water availability. ये जो हमने पार्ट्स देखे तो वो दुनिया के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे ये जो हमने बात की फ्रेश वाटर की, तो वो अवेलेबल नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप जो वाटर को कंजर्व करने की जो कुछ मेथड्स की जिसके बारे में हमने बात की, तो आप उसको फॉलो करेंगे और अपने आसपास फ्रेश वाटर को कंजर्व करेंगे, उसको कंजर्व करेंगे, ओके। नाउ लेट्स सी अबाउट नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ। Now here students, natural vegetations. तो ये जो natural vegetations and wildlife, it's only exist on the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and the biosphere, okay, which we call the atmosphere. And students, जैसे कि हमें पता है कि इकोसिस्टम हम किसको बोलेंगे कि जो भी लिविंग बींग्स हैं तो वो एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम्स बनते हैं। जैसे कि सपोज कि कोई एक है तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो दूसरा है उसको प्रोवाइड करेगा। देन आफ्टर दे हेल्प ईच अदर, they survived by each other and this is from the ecosystem. Exactly, जो natural vegetations है और वाइल्ड लाइफ है तो वो एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम है। See, vegetations and wildlife are valuable resources. जैसे कि हमें पता है कि प्लांट्स, ओके, तो प्लांट्स जो है तो वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करेंगे? फूड,
मेडिसिन्स और उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि प्लांट्स हमें प्रोवाइड करते हैं. ओके, एंड उसके बाद जब हम देखें तो एनिमल्स जो है तो वो हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं. यस ऑफ कोर्स, जैसे कि कई एनिमल्स होते हैं तो उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो काफ़ी एसेंशियल्स होते हैं. ओके, देन दे प्रोवाइड अस मीट. कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि जैसे कि हम हनी बीज की बात करें. ओके, तो वो हमें हनी प्रोवाइड करते हैं. एंड ऑल्सो कि जो फ्लावर्स हैं तो उनको न्यू जनरेट करने के लिए भी वो हमें हेल्प करते हैं. देन आफ्टर वल्चर मीन्स स्कैवेंजर्स. तो स्कैवेंजर्स जो हैं जो कि सिर्फ डेड बॉडी पे डिपेंडेंट रहते हैं तो वो क्या करेंगे, अल्टीमेटली वो एक क्लीनर का काम करते हैं हमारे लिए. ओके, जो डेड बॉडीज़ हैं तो उनको वो एज अ फूड एब्जॉर्ब करते हैं और हमारा जो अर्थ है उसको क्लीन करते हैं. सो दिस इज़ द नेचर वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ. इट इज़ वेरी यूजफुल टू अस. Students, you have to write down the uses of natural vegetations and wildlife. Okay? Now let's see about the distribution of the vegetations. जैसे कि हम देखें तो हमारे आसपास अगर हम देखेंगे तो सब जगह पे एक समान इक्वली हमको वेजिटेशंस देखने नहीं मिलेंगे. ओके, तो वो क्या होता है कि जो एरिया होता है तो वहाँ का जो क्लाइमेट है, एटमॉस्फेयर है, उस पे वो डिपेंड करता है. जनरली हम देखें तो ये जो वेजिटेशंस हैं वो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, श्रब्स एंड टुंड्रा, ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है. राइट इट डाउन. फॉरेस्ट, grasslands, then after shrubs and tundra. Now let's see about this 4 parts. So first of all, forest. So in areas of heavy rainfall, huge trees many thrive. These forests are thus associated with areas having abundant water supply. Okay, जहाँ पे heavy rainfall देखने मिलेगा वहाँ पे forest areas ज़्यादा होंगे. Then after, as the amount of moisture decreases, the size of trees and the density reduces. So this is how the grasslands formed. And short slanted trees and grasses grow in the regions of moderate rainfall, forming the grasslands. मतलब कि फॉरेस्ट एरिया जो है वो हैवी रेनफॉल वाले एरिया में होगा. ग्रासलैंड्स जो है वो मॉडरेट रेनफॉल जहाँ पे होगा वहाँ पे होगा. देन जैसे कि हम देखें कि थ्रोनी shrubs and shrubs grow in a dry places. And then after कि हम देखें कि tundra, the tundra vegetations of cold polar regions comprised of mosses and the lichens. मतलब कि फॉरेस्ट जो है वो हैवी रेनफॉल वाले एरिया में होंगे. ग्रासलैंड जो है वो मॉडरेट रेनफॉल होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, तो वैसे वाले एरिया में देखने को मिलेंगे. देन आफ्टर श्रब्स जो है वो हमें ड्राई रीजन्स में देखने को मिलेंगे जहाँ पे बारिश नहीं के बराबर होती है, जैसे कि डेजर्ट्स और
टुंड्रा। टुंड्रा जो है तो वो हमें जो कोल्ड रीजन्स हैं वहाँ पे देखने मिलेंगे। ओके, तो इस तरह से जो ये नेचुरल वेजिटेशंस हैं उनको डिवाइड किया गया है इन 4 पार्ट्स में। नाउ स्टूडेंट्स, जो फॉरेस्ट है इनको और भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज evergreen part, evergreen forest, and the second one is deciduous forest. Forests are divided into 2 parts. First, evergreen, and the second one is deciduous forest. Okay, now evergreen forest जो है तो वो हमेशा ही हरे भरे रहते हैं। ओके, और जो deciduous forest जो है तो उनमें जो ट्रीज होते हैं वो कुछ सीजन्स में उनके जो पत्ते होते हैं वो मतलब कि ये जो पेड़ होते हैं वो सूख जाते हैं ताकि उनका जो मॉइस्चर है वो वापस से अच्छा बना रहे। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि हम देखें तो हमारे ये जो नेचुरल वेजीज हैं और जो वाइल्ड लाइफ्स हैं, ओके, तो उनको भी कंजर्व करना ज़रूरी है। सो लेट्स सी कि हम उनको कंजर्व कैसे कर सकते हैं। सी, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन है, सॉइल इरोजन, then constructional activities, forest fire, tsunami and the landslides। और तो ये कुछ ऐसे ह्यूमन मेड या फिर नेचुरल थिंग्स हैं, फैक्टर्स हैं जो कि ये जो वेजेस और वाइल्ड लाइफ है उन पे काफ़ी वो अफेक्ट करते हैं। उसके बाद हम जैसे देखें कि वाइल्ड लाइफ की तरफ जाते हुए तो वाइल्ड लाइफ में कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी स्किन, उनके नेल्स, उनके टीथ वो मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में उनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि उसके लिए जो वाइल्ड जो एनिमल्स हैं उनको मार दिया जाता है, जिससे कि उनकी जो वाइल्ड लाइफ है वो डेंजर में है। सी, जैसे कि हम देखें the animals are poached for collection and illegal trade of hides, skins, nails, teeth, horns as well as feathers. Some of these animals are tiger, lion, deer, elephant, black buck, deer, crocodile, rhinoceros, snow leopards. Okay, ये सारे जो एनिमल्स हैं उनको इलीगली उनका जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको बेचने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए उनको मार दिया जाता है। नाउ लेट्स सी कि उनको बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए क्या क्या किया गया है। तो जैसे कि हम देखें कि नेशनल पार्क्स, देन वाइल्ड लाइफ सैनिटरीज, biosphere reserves, these are made to conserve the wildlife and the vegetations। जैसे कि हम देखें कि इसके अलावा भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं वो किए जाते हैं। ओके, कुछ ऐसे लॉ बनाए जाते हैं, नियम कानून बनाए जाते हैं कि जिससे अकॉर्डिंग वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं उनका शिकार करना, उनको मारना वो एक इलीगल माना जाता है, जिसके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ करने वाले को सज़ा दी जाती है। तो ऐसे कुछ ऐसे लॉज बनाए जाते हैं। देन आफ्टर एन इंटरनेशनल कन्वेंशन CITES has been established that list several species of animals
and birds, in which trade is prohibited. Conservation of plants and animals in ethic duty of every citizen. So this is how कि ये कुछ ऐसी मेथड्स थी, लॉ एंड ऑर्डर्स थे जिससे कि वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशंस जो है उनको कंजर्व किया जाता है। और अगर आपको अपने आसपास कहीं भी ऐसा कुछ भी होता दिख रहा है तो आप उसको रोकने की ट्राई करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, if you have any query, any question according to this chapter or to this video, just put your comment in a comment box, okay? And please like, share and subscribe the video. Jai Shri Swaminarayan.